हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप सबको लग रहा होगा कि आज नए तरीके से कैसे इंट्रोडक्शन। तो बच्चों, जो आज की वीडियो है वो अपने क्या है कि एक नए तरीके से बनाने वाले हैं। और बीच में कई बार आपको इस तरीके से वीडियो मिल जाया करेंगी, क्योंकि अब गर्मी का मौसम है, तो इस कारण जो बोर्ड का अरेंजमेंट जहाँ पर मैंने कर रखा है तो वहाँ कई बार वीडियो बनाना सूटेबल नहीं रहता। वैसे बोर्ड पर भी अपने करेंगे, लेकिन ये तरीका भी मुझे अच्छा लगा। कल मैंने हिंदी मीडियम की वीडियो भी डाली थी, तो वो अपने वही चैप्टर नंबर 16 कर रहे थे। और आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपने करने जा रहे हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके टोटल 7 क्वेश्चन आपकी बुक में न्यूमेरिकल इंग्लिश मीडियम को आप आज करवा रहा हूँ मैं। तो 7 में से 6 क्वेश्चन आपके क्या है जो अब 60% सिलेबस है उसमें इंक्लूड है। एक 7वां क्वेश्चन ऐसा है जो जेनर डायोड से रिलेटेड है, जो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो वो अपने नहीं करेंगे। बाकी 6 क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है, पहला पहला। बाकी सारे क्वेश्चन ठीक ठाक है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझना है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ बच्चों। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास स्क्रीन पर आ चुका है। तो उसमें देखो आपको क्या दिया हुआ है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड इन एन इंट्रिंसिक जर्मेनियम प्लेट एट रूम टेम्परेचर whose area is 2 into 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, width is 1.2 into 10 की पावर माइनस 3 मीटर, एंड ए potential difference of 5 volt applied is applied across its faces। इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी आपको दी हुई है जर्मेनियम पर रूम टेम्परेचर के लिए, और मोबिलिटी ऑफ होल और इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है, ठीक है, 0.4 और 0.2। तो अब आपको फाइंड क्या करना है इसमें, करंट। तो यही जो न्यूमेरिकल आपके सबसे, यानी आप ये कह सकते हो कि थोड़ा हार्ड न्यूमेरिकल आज के 6 के 6 न्यूमेरिकल में से। तो देखो, जो जो चीजें आपको गिवन है वो मैं बोर्ड के इस साइड लिखूंगा, और जो आपका सॉल्यूशन है वो इस साइड लिखता जाऊंगा। तो सबसे पहले आप देखो आपको क्या गिवन है कि जो जर्मेनियम प्लेट है, इंट्रिंसिक जर्मेनियम की प्लेट है, उसका एरिया आपको गिवन है। तो एरिया आपको कितना गिवन है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वेयर। ये एरिया यहाँ पर गिवन है आपको 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वेयर का। अब उसके बाद क्या गिवन है, विड्थ है इसकी। तो विड्थ को अपने डी से लिखेंगे। तो डी यहाँ पर इसकी विड्थ है, और वो है आपके पास 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। कितनी, इतनी गिवन है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। उसके बाद आपको गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस यानी V, आपको 5 वोल्ट यहाँ पर अप्लाइड जो इस पे वोल्टेज है वो गिवन है। फिर उसके बाद आपको क्या है, यहाँ पर लिख रखा है इन्होंने चार्ज कैरियर डेंसिटी, यानी कि ये क्या होती है, नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं N, और ये P नंबर ऑफ होल होते हैं। और ये आपको पता है, आपको जर्मेनियम इंट्रिंसिक दिया हुआ, तो इंट्रिंसिक में Ni के इक्वल होते हैं ये वाले, ठीक है। तो इनकी जो वैल्यू आपको गिवन है बच्चों वो कितनी है, यहाँ पर 1.6 इंटू 10 की पावर 6 पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब, ये वाली गिवन है। अब उसके बाद म्यू एन और म्यू पी, इन दोनों की वैल्यूज भी आपको यहाँ पर गिवन है, म्यू एन और म्यू पी की। तो म्यू एन की जो वैल्यू है यहाँ पर वो आपके पास है 0.4, और यहाँ पर है मीटर स्क्वेयर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड, और ये है 0.2 मीटर स्क्वेयर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। इतनी चीजें गिवन है। तो अब देखो, जो जो गिवन थी अपनी उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया। अब बात आती है इसको सॉल्व करने की। तो सॉल्व देखो, ये थोड़ा सा क्या है, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताता हूँ सोल्यूशन, कि आपको करंट फाइंड करना है, ठीक है। और जो आपके पास ये जितनी चीजें ये वाली गिवन है आपको ये सारा, तो इसमें आपको क्या है, इससे आप सिग्मा निकाल सकते हो, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला है वो सिग्मा का ही है। तो सिग्मा आप यहाँ पर निकाल सकते हो, समझ आई बात। तो सिग्मा से आगे अपने क्या करना पड़ेगा, करंट निकालना पड़ेगा। सिग्मा मतलब जो इसकी कंडक्टिविटी है। तो आपको पता है आई इज इक्वल टू जे इंटू ए होता है, क्योंकि जे करंट डेंसिटी होती है, और करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट अपॉन एरिया होता है। तो जब अपने यहाँ पर आई की वैल्यू निकालेंगे तो वो जे इंटू ए आएगी आपके पास, ठीक है। और जे इज इक्वल टू सिग्मा ई होता है, और साथ में ए आता है। लेकिन अब ई की वैल्यू यहाँ पर नहीं गिवन, तो ई की वैल्यू वोल्टेज की फॉर्म में सिग्मा V अपॉन डी इंटू ए होती है,
ये होती है। ठीक है, तो अपने जो फॉर्मूला यहाँ पर काम आएगा वो ये वाला फॉर्मूला बच्चों काम आएगा। समझ आ गई इतनी बात। तो अपने को यहां पर इस पहले सिग्मा फाइंड करना पड़ेगा सिग्मा के फॉर्मूले से, फिर इस फॉर्मूले में वी डी ए, क्योंकि वी डी ए ये वाली वैल्यूज आपके पास हैं, इससे आप क्या कर सकते हो, जो इसकी आई की वैल्यू वो फाइंड कर सकते हो। तो इन वाली ये नीचे वाली जो ये वाली वैल्यूज हैं, इनसे आपको सिग्मा फाइंड करना है। तो सबसे पहला अपना टारगेट है सिग्मा को फाइंड करना। तो यहां पर मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं। ठीक है, तो अपने सबसे पहले बच्चों करते हैं सिग्मा फाइंड। तो सिग्मा यानी कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी सिग्मा जो होती है, और आपको यहां पर गिवन क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यहां पर गिवन है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक गिवन है तो उसके लिए सिग्मा क्या होता है, एन आई और साथ में ई, और यहां पर म्यू एन प्लस म्यू पी के इक्वल आता है सिग्मा जो होता है। समझ आई बात, यही होती है कंडक्टिविटी। और जब अपने यहाँ पर इसकी वैल्यूज रखेंगे, वैल्यूज पुट कर दो। अब आप एन आई की वैल्यू आपके पास ये रही 1.6 इंटू 10 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। 1.6 इंटू 10 की पावर 6 इंटू में ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 आ जाएगी। ठीक है, और साथ में यहाँ पर ब्रैकेट में 0.4 और प्लस में 0.2 आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई। अब सिग्मा की वैल्यू के लिए कैलकुलेशन करो, 1.6 को 1.6 से मल्टीप्लाई किया 2.56, ये 10 की पावर 6 है, ये 10 की पावर -19 है, ये तो 10 की पावर -13 इंटू में 0.6। तो सिग्मा इज इक्वल टू आपके पास 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 6 और 3 6 दूनी 12, 3 15, और ये देखो 0.1 2 और 3, तो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिए इंटू 10 की पावर -13। ये क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आपके पास क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर इसकी कंडक्टिविटी आ चुकी है। समझ आई बात, कंडक्टिविटी आ गई इसकी। अब आपको इस कंडक्टिविटी से क्या फाइंड करना है, कंडक्टिविटी से आगे फाइंड करना है नाउ करंट आई जो होता है, आई इज इक्वल टू जे इंटू ए होता है। जे को आप लिखोगे सिग्मा ई इंटू ए, और सिग्मा ई को लिखोगे वी अपॉन डी इंटू ए, क्योंकि ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में जो आपके पास विड्थ आ जाएगी वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या करो, जो आपको वैल्यूज पता है वो पुट कर दो। तो आई इज इक्वल टू, देखो बच्चों सबसे पहले सिग्मा की वैल्यू तो 1.536 इंटू 10 की पावर -13 ये आ गई। इनटू में देखो क्या आ जाएगा, V आपको ये गिवन है इधर 5 वोल्ट 5 है, अपॉन में D 1.2 इंटू 10 की पावर -3 गिवन है। ठीक है, और इनटू में यहाँ पर A आ गया तो 2 इंटू 10 की पावर -4 आ जाएगा। समझ आई बात। अब बात आती है इसको सॉल्व करने की। तो सॉल्व इसको अपने किस तरीके से करेंगे वो देखो आप, कि 2 को इससे कैंसिल आउट कर दो, 0.6 आ गया, पॉइंट को हटाओ 6, और इसको 6 को 6 8 48 और 2 जीरो, 6 3 18, 8.33। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 8.33 को, और ये देखो पावर्स आपको बता देता हूँ, ये वाली जब ऊपर जाएगी तो ये 10 की पावर 3 बनेगी, 10 की पावर -1 यहाँ पर बचेगा। ठीक है, तो ओवरऑल जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आई की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.28 इंटू 10 की पावर -13 एम्पियर। ठीक है, ये वाली आ जाएगी ये, क्योंकि 8.33 और 1.5 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 83 को 15 से कर लो आप मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 15 तिया 45, 15 8 120 और 4 124, तो 1.245, तो लगभग आपके पास 1.28, यानी जब पूरा मल्टीप्लाई करोगे इसको तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर 1.28 इंटू 10 की पावर -13 एम्पियर आपके पास क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। तो ऐसे जो क्वेश्चन है वो आपके पास कंपटीशन के लिए आज से क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके जेई वगैरह में। ठीक है, नीट वगैरह में ऐसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन जेई में ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो बाकी आपके बोर्ड के पेपर के लिए आज से मैं इसको ज्यादा, यानी ऐसे मान सकते हो आप, लगभग 90% चांस है नहीं आने के, और 10% चांस है इसके आने के, ये होता है। ठीक है, तो इस कारण इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बोर्ड इतने लेंथी क्वेश्चन कभी नहीं देता पेपर में, जो आज तक का इतिहास रहा है।
अब अगर आपसे बदला निकालना बोर्ड वाले ने तो वो अलग बात है बच्चों, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने मैंने एक डायग्राम बना रखा है और स्क्रीन पर भी आपके आ जाएगा, ये वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, आपको गिवन है कि एज शोन इन द सर्किट बिलो द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ बोथ डायोड्स इज 50 ओम, यानी कि जो आपके पास फॉरवर्ड बायस है, ये फॉरवर्ड बायस में जो ये वाले दोनों डायोड लगे हुए हैं, इसमें से जो डायोड फॉरवर्ड बायस में है उसका रेजिस्टेंस तो आपको एज्यूम करना है 50 ओम है, ठीक है। एंड रिवर्स रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, और रिवर्स रेजिस्टेंस आपको कितना एज्यूम करना है, इनफाइनाइट ओम का। इफ ईएमएफ ऑफ बैटरी इज 6 वोल्ट, ये ईएमएफ बैटरी का 6 वोल्ट है, देन कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द 100 ओम, जो ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें से फ्लो होने वाला आपको करंट निकालना है, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या है समझो इसको, कि आपको डायोड दिए हुए हैं, ठीक है ना। इस डायोड, आपको पता है डायोड जब भी या फॉरवर्ड या रिवर्स बायस में जब होता है तो वो रेजिस्टेंस जनरेट करता है, वो रेजिस्टेंस आपको ये दिए हुए हैं डायोड के। अब यहां पर आपको जब इस बैटरी से करंट फ्लो होगा तो तीन रेजिस्टेंस यहां पर और लगे हुए हैं, 150 ओम का, 50 ओम का और 100 ओम का, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि इस 100 ओम में से जो करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इसमें भी आपको आई की वैल्यू ही फाइंड करनी है, भाई आई कितना होगा अपने पास। तो अब आपने को आई निकालने के लिए यहां पर आपको वोल्टेज गिवन है। अगर अपने इस टोटल रेजिस्टेंस का, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस फाइंड कर लें, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसका, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लें, तो अपने जो आई है वो V अपॉन आर से फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ये अपना रहेगा रास्ता जिस पर चल के अपने को मंजिल तक पहुंचना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करता हूं यहां पर इन दोनों डायोड की, तो इन दोनों डायोडों में मुझे ये बताओ कि फॉरवर्ड बायस में कौन सा और रिवर्स में कौन सा है। तो आप कहोगे कि सर ये वाला जो ऊपर वाला डायोड है ये फॉरवर्ड बायस में है, और ये वाला जो डायोड है ये रिवर्स बायस में है, ठीक है। तो अब ऊपर वाला जो डायोड है इसका रेजिस्टेंस तो अपने 50 ओम एज्यूम करेंगे, और इसका अपने इनफाइनाइट एज्यूम करेंगे, यही करेंगे। तो अब ये वाला डायोड जब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस यहां पर जनरेट करेगा, तो इसका मतलब जो करंट यहां से फ्लो होगा ऐसे, वो करंट इधर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब कि आप ऐसे मान सकते हो, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब है भी आपकी वायर है वो ब्रेक हुई हुई है यहां से, यहां पर करंट जा ही नहीं सकता। तो जहां पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है वहां पर करंट नहीं जा सकता, तो आपका जो करंट है वो सीधा ऐसे चला जाएगा, ऐसे, और ना ही इधर जा पाएगा। अब आप इसको ऐसे मान सकते हो भी ये जो पार्ट है ये सर्किट में अपने नहीं है, बीच वाला पार्ट, बस इतना ही सर्किट है, क्योंकि बीच में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आ गया। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि वो पार्ट आपको सर्किट में इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि यहां से करंट जा ही नहीं सकता। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया तो करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी वहां पर। समझ आई आपको बात। तो आप देखो यहां पर कि ये वाला तो अपने पार्ट हटा ही दिया, तो अब आप यहां पर देखो कि ये वाले डायोड 50 ओम, 150 ओम और ये 100 ओम, ये तीनों जो रेजिस्टेंस है ये क्या है आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो यहां पर हेयर ऑल द रेजिस्टेंसेस लिखोगे आप, ऑल द रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। किसमें है, जो जितने भी यहां पर रेजिस्टेंस हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो यहां पर आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो आर इक्विवेलेंट यहां पर आ जाएगा आपके पास, यहां से चलो 150, सॉरी पहले डायोड वाला 50, ठीक है, फिर उसके बाद 150 ये वाला 150, अब उसके बाद नीचे आ जाओ 100 ये वाला, तो 100, ठीक है। तो जब आप इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये 150 और 50, 200, 300 ओम आपके पास आ गया, ठीक है। अब आप ये चीज देखो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी अपने बात करते हैं करंट की वैल्यू सारे रेजिस्टेंस के लिए क्या रहती है, सेम रहती है। करंट हर एक रेजिस्टेंस में जितना इस रेजिस्टेंस में से डायोड में से जाएगा उतना ही इसमें से जाएगा, उतना ही इसमें से जाएगा। तो अपने को टोटल करंट निकालना है सर्किट का। तो अब V आपको यहां पर जो गिवन है V 6 वोल्ट है, देन करंट I इज इक्वल टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो 6 अपॉन में 300। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 50, या आपके पास 0.02 एम्पियर आ जाएगा, या आप इसको लिख सकते हो
2 × 10⁻² एम्पियर, या इसको 20 × 10⁻³ एम्पियर, या 20 मिली एम्पियर आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, आपकी बुक में तो जो आंसर दिया हुआ है आपने क्वेश्चन के साथ दिख रखा होगा 0.02 एम्पियर, इतना ही दिया है, लेकिन मैंने ये चलो नीचे भी आपको बता दिए। वे इस तरीके से आप मिली एम्पियर में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब उसके बाद चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है कि द करंट एम्पलीफिकेशन इज 0.99 फॉर एनी ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कैलकुलेट द चेंज इन कलेक्टर करंट व्हेन देयर इज 5 मिली एम्पियर चेंज इन इमीटर करंट, व्हाट विल बी द चेंज इन बेस करंट। ठीक है, अब जो जो चीजें गिवन है मैं उसको लिखता हूं। सबसे पहले आपको करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर फॉर कॉमन बेस, तो कॉमन बेस में करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू आपको 0.99 गिवन, अब इसकी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, और चेंज इन कलेक्टर करंट आपको निकालना है, आपको मीटर करंट में चेंज दिया हुआ है, तो मतलब डेल्टा आई ई की वैल्यू आपको गिवन है यहां पर 5 मिली एम्पियर। ठीक है, अब चेंज इन कलेक्टर करंट मतलब डेल्टा आई सी आपको फाइंड करना है, एक तो यहां पर, और दूसरा बेस करंट में चेंज डेल्टा आई बी भी आपको यहां पर फाइंड करना है। समझ आई बात? तो ये चीजें आपको फाइंड करनी है। तो इनको फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहां पर आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो अल्फा होता है वो अल्फा किसके इक्वल होता है। ठीक है, अल्फा होता है कॉमन बेस, जो अपना कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, तो कॉमन बेस में अल्फा जो होगा आउटपुट करंट अपॉन में इनपुट करंट के इक्वल आएगा। तो आउटपुट करंट तो अल्फा यहां पर होता है कॉमन बेस में आई सी, और इनपुट होता है आई ई। तो और आप इसको डेल्टा के लिए भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हो। समझ आई? डेल्टा के लिए इस फॉर्मूले को आप इजीली लिख सकते हो, तो डेल्टा आई सी और डेल्टा आई ई भी आप इसको लिख सकते हो। तो अब अपने यहां से आपको पता है डेल्टा आई सी सबसे पहले फाइंड करना है, तो वो अल्फा इंटू डेल्टा आई ई के इक्वल आ जाएगा। अल्फा इंटू डेल्टा आई ई के इक्वल, जब यहां से अपने मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो अब ये वाला चीज आ गई, तो डेल्टा आई सी आप फाइंड कर लो यहां से, यानी डेल्टा आई सी अगर यहां पर मैं लिखूं तो वो आपके पास आ जाएगा अल्फा यानी 0.99, और इनटू में आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पर ये वाली चीज लिखी हुई है 5 मिली एम्पियर। ठीक है, तो इसको मिली एम्पियर में पड़ा रहने दो, या इसको 10⁻³ लिखना है, दोबारा से मिली में आप कन्वर्ट करोगे, कोई बात नहीं। अगर 10⁻³ लगाना चाहो वो पड़ी रहेगी। तो जब आप 0.99 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4.95 और ये मिली एम्पियर साथ में आ जाएगा। एक आंसर तो आ गया। अब बात आती है बेस करंट वाली। ठीक है, तो अपने जानते हैं यहां पर वी नो दैट, ये वाली सबसे फेमस इक्वेशन आपको याद रखनी है, डेल्टा आई ई इमीटर वाला जो करंट होता है वो कलेक्टर और बेस वाले करंट के सम के क्या आता है, इक्वल आता है। ये दोनों में ही कॉमन बेस कॉमन इमीटर दोनों में फॉर्मूला लगता है। तो डेल्टा आई ई आपको सॉरी अब डेल्टा आई बी फाइंड करना है, तो अगर मैं यहां से डेल्टा आई बी की वैल्यू लिखूं तो वो डेल्टा आई ई में से डेल्टा आई सी माइनस करने पर आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, तो डेल्टा आई बी जब अपने फाइंड करेंगे तो डेल्टा आई ई आपके पास है 5 मिली एम्पियर, और ये है 4.95 मिली एम्पियर को मैं यहां बाहर लिख देता हूं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.05 मिली एम्पियर। अब इसको देखो कन्वर्ट कैसे करेंगे अपने, 0.05 को 5 इंटू 10⁻² मिली एम्पियर मैं लिख सकता हूं, और इसको अब देखो आगे 5 इंटू 10⁻² मिली को 10⁻³ और एम्पियर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहां पर अगर इस 5 को मैं 50 बना दूं तो यहां पर जो पावर आ जाएगी वो -3 आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, यहां लिख रहा हूं मैं 50 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर आ जाएगा, और इसको 50 म्यू एम्पियर बोल सकते हैं, जो कि आपके पास क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से यानी आप इसको 50, यहां पर पूरा नहीं आ रहा है नीचे से कट रहा है, तो 50 म्यू एम्पियर आपके पास क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो अब ये वाला जो कन्वर्जन है ना, कन्वर्ट करना है,
ठीक है, ये कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। मैंने आपको बहुत ही डिटेल में, जो मैंने एक सीरीज शुरू करी थी कैलकुलेशन सीरीज अपनी वीडियोस की, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो, जहां प्लेलिस्ट पड़ी है कैलकुलेशन ट्रिक्स फॉर फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, उसमें मैंने इसको डिटेल से बताया था कि ये पावर है उसको कैसे सेट करते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इससे आगे वाले क्वेश्चन में भी यही चीज आपके काम आएगी। तो अब देखो बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या गिवन और क्या फाइंड करना है वो देखो, कि फॉर ए पीएन जंक्शन द एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर, यानी कि जो आपके पास एक पीएन जंक्शन डायोड है उसमें पोटेंशियल बैरियर की एवरेज वैल्यू जो आपके पास है वो क्या है, 0.1 वोल्ट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर इज प्रेजेंट एट जंक्शन रीजन, व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर फॉर दिस जंक्शन। यानी आपको अब जो जो चीजें गिवन है उसको मैं यहाँ पर जो सिंबल है उसकी फॉर्म में लिख देता हूँ। बैरियर पोटेंशियल वी बी आपको यहाँ पर गिवन है 0.1 वोल्ट। ठीक है, 0.1 वोल्ट है, इसको आप 10 की पावर -1 वोल्ट भी लिख सकते हो, बात तो एक ही है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या गिवन है आपको, कि जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ई की वैल्यू है वो आपके पास 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर है। ठीक है, 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। तो अब आपको फाइंड क्या करना है, इसकी विड्थ फाइंड करनी है, यानी डी डिप्लेशन लेयर की विड्थ है वो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब आप डिप्लेशन लेयर वाला जो फॉर्मूला है अपने जानते हैं कि वी नो दैट, मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, वी नो दैट जो डिप्लेशन लेयर बनती है उसमें उसकी जो आपके पास क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है यहाँ पर, वो आपके पास आ जाता है E इज इक्वल टू वी बी, और अपॉन में यहाँ पर जो इसकी विड्थ है D। ठीक है, तो अब आपको D फाइंड करना है, तो D के लिए जो फॉर्मूला बन जाएगा वो आपके पास क्या बन जाएगा, D इज इक्वल टू वी बी अपॉन में E आ जाएगा। तो D इज इक्वल टू वी बी, यहाँ पर 10 की पावर -1 है, और E आपके पास 10 की पावर 5 है, तो D इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर, या इसको आप 1 म्यू मीटर भी बोल सकते हो। ठीक है, आपकी बुक में 10 की पावर -6 मीटर भी लिखा हुआ आंसर, या 1 म्यू मीटर भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल सबसे सिंपल क्वेश्चन था आपका ये आज का। ठीक है, 2 मिनट में ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो ए ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में है, पावर सप्लाई ऑफ 8 वोल्ट इज देयर इन द कलेक्टर सर्किट एंड पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 0.5 वोल्ट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ 800 ओम कनेक्टेड इन सीरीज विद द कलेक्टर, इफ करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा इज 0.96 देन कैलकुलेट द बेस करंट। अब आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझो कि आपको यहां पर गिवन क्या है। ठीक है ना, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं अपने। तो देखो, ट्रांजिस्टर है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में है, कॉमन एमीटर में है, तो मतलब ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, ये वाला क्या है, एमीटर पार्ट है यहाँ पर। ठीक है, एमीटर पार्ट है। तो अब देखो, ये वाला कलेक्टर पार्ट है। इस कलेक्टर पार्ट भी ये कहता कि यहाँ सीरीज में तो एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ पर अपने पास एक बैटरी इस तरीके से लगी हुई है। ठीक है, बैटरी आपको वैसे, मैं ऐसे नहीं भी इस सर्किट को कंप्लीट करके बता रहा हूँ आपको पॉजिटिव नेगेटिव, या और वैसे समझाने के लिए ओनली एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ। ये रेजिस्टेंस आपको गिवन है 800 ओम का है। ठीक है, और यहां पर जो इस पर पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल ड्रॉप है, ये 0.5 वोल्ट का है, और ये जो बैटरी है ये 8 वोल्ट की है। समझ आई, ऊपर इस पर जो पोटेंशियल आया है वो 0.5 वोल्ट का आया है, और नीचे जो है ये रेजिस्टेंस है ये आपके पास 800 ओम का है। ठीक है, और अब आपको और क्या चीज दी हुई है, अल्फा की वैल्यू यहां पर गिवन है कि अल्फा इस सर्किट के लिए 0.96 है। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, बेस करंट निकालना है, आई बी की वैल्यू आपको यहां पर निकालनी है। तो अब आप यहां पर देखो कि जो यहां पर आई सी जाएगा, यहां पर कलेक्टर करंट जाएगा, कलेक्टर करंट किसकी इक्वल होगा, देखो ये वोल्टेज है V और ये R है। तो आपको कलेक्टर करंट अगर निकालना है तो उसके लिए V और R आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है ना,
तो इससे आप क्या कर सकते हो, कलेक्टर करंट की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले जो जो चीजें गिवन है वो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कि यहाँ पर आपको जो वोल्टेज गिवन है वो वोल्टेज आपके पास कितनी है बच्चों, 0.5 वोल्ट। अब आपको इस वोल्टेज को कंसीडर नहीं करना जो आपको 8 वोल्ट दी हुई है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है जो ये वाली वोल्टेज है 8 वोल्ट, ठीक है ना। तो और आपके पास जो रेजिस्टेंस है आर की वैल्यू है वो आर आपके पास कितना है, 800 ओम आ गया, ठीक है। आपको क्या है, अल्फा की वैल्यू गिवन है तो अल्फा आपके पास 0.96 और अल्फा जो होता है वो आई ई सॉरी आई सी अपॉन में आई ई के इक्वल आता है, ठीक है। ये होता है अल्फा की वैल्यू। तो अब आपको निकालना क्या है, आई बी की वैल्यू यहां पर आपको फाइंड करनी है इससे, ठीक है। तो अब एक चीज यहां पर ये समझो आप कि सबसे पहले अपने इस आई सी की वैल्यू यहां पर फाइंड करते हैं। तो आई सी जो यहां पर आ जाएगा वो आपके पास देखो V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर यानी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगा, आई सी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर अपने पास 0.5 और अपॉन में देखो क्या आ जाएगा 800, इस पॉइंट को हटाओ तो ये आ जाएगा 1600, 16×5 = 80, तो 1600 आ जाएगा। तो आई सी जो यहाँ पर आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे ये 1/16 इंटू में 10⁻⁻² बनेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कट हो गया यहाँ से, 1/16 और इंटू में ये आपके पास 10⁻⁻² बनेगा। समझ आई बात। आई सी भी मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, ये अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो इसको एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, ये आपको ओनली समझाने के लिए सर्किट था, कोई सर्किट नहीं बनाना है इसमें। तो ये आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आई सी जो आपके पास बनेगा वो 0.625 इंटू में 10⁻⁻³ एम्पियर आ जाएगा, या आई सी की वैल्यू आप कह सकते हो कोई 0.625 मिली एम्पियर, ये आ जाएगी, ठीक है। आई सी की वैल्यू आपने निकाल ली है। अब आप ये एक चीज देखो, अपने को आई बी तक पहुंचना है यहां पर, ठीक है। किस तक पहुंचना है, आई बी तक। अल्फा दिया हुआ है तो अल्फा वाले फॉर्मूले में तो आई सी और आई ई आता है, आई बी तो अपने निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो अब अपने यहां पर क्या करें, आपको अल्फा दिया है तो इससे सबसे पहले आपको बीटा निकालना पड़ेगा। तो बीटा इज इक्वल टू आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये आ जाएगा 0.96 अपॉन में 1 माइनस 0.96। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 0.96 अपॉन में 0.04 आ जाएगा। ये पॉइंट से आपका ऊपर वाला पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बीटा की वैल्यू 24 चौका 96 होते हैं तो 24 आ जाएगी, ठीक है। और बीटा आपके पास होता क्या है, जो बीटा होता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट और इनपुट करंट का रेशियो। तो आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट उसमें आई सी होता है और आई इनपुट आई बी होता है, ठीक है। ये होता है। तो अगर आपको क्या करना है, यहां पर आई बी की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आई बी की। तो आई बी की जब आप वैल्यू फाइंड करोगे तो ये आई सी अपॉन बीटा कह सकता हूं मैं इसको, क्योंकि ये आई बी इधर चला जाएगा बीटा अपॉन में। तो आई सी अब आपके पास कितना आया था 0.625 और अपॉन में 24 आ जाएगा, ठीक है। तो आई बी जो आ जाएगा, अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो वो आपके पास 0.026 मिली एम्पियर आ जाएगा, क्योंकि ये मिली एम्पियर में थी वैल्यू, ठीक है। तो अब आप इसको जब सेट करके लिखोगे तो जो आपके पास 26 ये बनेगा इंटू 10⁻⁻³ मिली एम्पियर बन जाएगा। और मिली को अपने 10⁻³ और 10⁻³ ये है ही, तो 26 म्यू एम्पियर आपके पास आई बी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफी यानी कोई मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा आपको सिस्टमेटिक तरीके से चलना पड़ेगा, ठीक है ना। आप ये देखा करो, सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है, उस गिवन में रिलेशन गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है, ठीक है। फिर देखा करो कि जो गिवन है और जो फाइंड है उन दोनों में रिलेशन क्या है, कोई ना कोई फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा होगा, ठीक है। और उस फॉर्मूले का यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो। यही फॉर्मूला होता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, यही स्टेप होते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट है। अब आते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर।
तो देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास। ठीक है, 6 क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। इन ए कॉमन एमीटर एम्पलीफायर एन इंक्रीज ऑफ 50 मिली एम्पियर इन बेस करंट causes a 1 milli ampere increase in collector current. Calculate current gain beta. What will be the change in emitter current? Calculate alpha with the help of beta. आपको काफी यानी यहाँ पर चीजें गिवन है और कई चीजें फाइंड करनी है आपको। तो देखो, सबसे पहले इसने ये कहा है कि कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है और बेस करंट में इंक्रीज। तो बेस करंट में इंक्रीज मतलब बेस करंट में चेंज। तो आपको डेल्टा आई बी यहाँ पर गिवन है और वो कितना है, 50 म्यू एम्पियर। फिर उसके बाद कॉजेज ए 1 मिली एम्पियर इंक्रीजेज इन कलेक्टर करंट। तो कलेक्टर करंट में जो चेंज हो रहा है वो 1 मिली एम्पियर का हो रहा है। ठीक है, 1 मिली एम्पियर का हो रहा है। और यहां पर आपको और क्या चीज गिवन है, 1 मिली एम्पियर करंट गेन बीटा। बीटा आपको सबसे पहले निकालना है, फिर डेल्टा आई ई आपको निकालना है कितना होगा, फिर उसके बाद आपको निकालना है अल्फा की वैल्यू। इतनी चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, दो चीजें आपको गिवन है, डेल्टा आई सी और डेल्टा आई बी। तो अब देखो कैसे करेंगे इसको। तो आप सबसे पहले एक चीज यहां पर ये देखो कि बीटा की वैल्यू तो सीधी आ जाएगी, लेकिन यहां पर जो अपने को करंट है वो देखो, बीटा आपके पास जो होता है, बीटा का यहां पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, वो आपके पास होता है डेल्टा आई सी अपॉन में डेल्टा आई बी। अब आप में से कई स्टूडेंट ये सोच रहे हो कि सर आई सी बट आई बी होता है, तो डेल्टा की फॉर्म में भी वही फॉर्मूले रहते हैं जो आपके बिना डेल्टा वाले होते हैं। समझ आई? चेंज इन करंट या फिर डायरेक्ट करंट वही रहता है, सेम ही चीज है। तो अब देखो क्या है यहां पर कि ये जो अब आप रेशो निकालोगे तो ये तो मिली एम्पीयर में, ये म्यू में है। तो या तो इसको म्यू में चेंज करो या इसको मिली में चेंज करो। तो इसको म्यू में चेंज करना आसान रहेगा, तो इसको देखो मैं लिख देता हूं 1000 म्यू एम्पियर। कैसे कि आपको पता है यहां पर 1 मिली एम्पियर है, मतलब 10 की पावर -3 एम्पियर है। ठीक है, इसको 10 की पावर -6 बनाना है। 10 की पावर -6, तो ये 10 की पावर -6 बन गया। और जब आपने 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई किया है तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों फिर से क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएगा। तो यहां पर ये वाला 10 की पावर 3 तो वैसे का वैसे पड़ा रहेगा और ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, म्यू बना देंगे। जब आप इसको दोबारा से सॉल्व करोगे ना, इसको यानी जो आपने बनाया है 1000 म्यू एम्पियर, ये दोबारा से 1 मिली ही बनेगा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 1000 अपॉन में 50। ठीक है, क्योंकि म्यू एम्पियर से म्यू एम्पियर कैंसिल, तो बीटा की वैल्यू जो यहां पर आ रही है वो आ रही है 20। तो मतलब बीटा का काम तो हो गया यहां पर। ठीक है, अब उसके बाद डेल्टा आई ई। तो आई बी और आई सी जब आपको गिवन है, डेल्टा आई आप निकाल सकते हो। आप कौन सा रिलेशन है, डेल्टा आई ई इज इक्वल टू डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी। ठीक है, तो डेल्टा आई बी की वैल्यू 50, डेल्टा आई सी की वैल्यू 1000, तो ये आ जाएगा 1050 म्यू एम्पियर। समझ आई बात? दूसरा भी हो गया यहां पर क्वेश्चन। अब बात आती है अल्फा की। तो बीटा से आप अल्फा निकाल सकते हो। तो अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा का जो फॉर्मूला होता है बीटा की फॉर्म में, वो क्या होता है, बीटा अपॉन बीटा प्लस 1, ये होता है। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू 20 और इसकी 20 प्लस 1, तो ये 20 अपॉन में 21। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.95 आपके पास, और ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। ठीक है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो आपके पास अल्फा की वैल्यू भी आ गई है। तो ये थे बच्चों आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसके जो ये वाला चैप्टर है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे और मेरा तरीका भी ये पसंद आया होगा। देखो बच्चों, मेरा जो मेरी सोच है वो यही है कि आपको पढ़ने के तरीके से ज़्यादा समझने पर ध्यान होना चाहिए। मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ ये मेरी टेंशन है। ठीक है ना, ये क्या है, मेरी टेंशन है, मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, किस तरीके से मैनेज करना है वीडियो अपनी। या और आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए। आपको ऐसे नहीं होना चाहिए सर यूट्यूब पर किस तरीके से वीडियो चढ़ाते हैं, किस तरीके से अपलोड करते हैं, या और उस पर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए।
मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो जिस तरीके से भी मुझे मिलता है मैं ज्ञान लेने की कोशिश करता हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मेरे पास आए। तो आपको भी वही चीज़ ध्यान में रखनी है, अपने माइंड में ये चीज़ निकाल के कि सर ने इस तरीके से वीडियो बना दी, मुझे तो उस तरीके से समझ आता था, तो वो चीज़ निकाल दो बस। समझ आई? तो अपने अब मिलते हैं इसके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन में। उम्मीद आपको समझ में आया होगा सब कुछ। तो तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से जारी रखें।